हिंदुस्तान की राजधानी की भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। जब हजारों साल पहले के इतिहास पर नजर डालते हैं तो पता ही चलता है कि भारत की राजधानी कभी पाटलिपुत्र रही तो कभी पटना, कभी दिल्ली तो कभी दौलताबाद, कभी आगरा तो कभी लाहौर। राजधानी तो वो भी शहर रहा जिसे सिर्फ एक दिन की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और राजधानी वो भी शहर बना जो गर्मी की तपिश से बड़े बड़े अफसर को बचाया करता था। तो भारत की राजधानी कौन सा शहर बना और किस शहर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, किसे नहीं प्राप्त हुआ? आखिर कौन से वो हालात बने कि अलग अलग शहर राजधानी बनते चले गए? आइए इस वीडियो में इसी दिलचस्प कहानी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि संवैधानिक रूप से हम आज जिस भारत के नक्शे को जानते हैं और उसकी राजधानी को जानते हैं, तो आजादी से पहले ऐसा कोई संवैधानिक ढांचा नहीं था। पूरा का पूरा हिंदुस्तान अलग अलग रियासतों में अपनी अपनी सत्ता में मद था, चूर था। जिसकी जैसी सत्ता होती चली गई उसी की राजधानी के किस्से चारों तरफ फैले। तो हिंदुस्तान में भी छोटे बड़े रियासत हुआ करते थे, तो जिनकी सत्ता काफी मजबूत उनकी राजधानी के चर्चे हुए। तो हम लोग भी उसी परिप्रेक्ष्य में आज बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। जब सबसे पहले 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है इतिहास के पन्नों में, और 16 महाजनपद में पहला महाजनपद जो अपने आप को साम्राज्यवादी तरीके से आगे बढ़ाता है, मगध साम्राज्य। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार अपने को बड़ा करने की लालच में अंग राज्य को जीत करके जब बड़ा करता है और अपनी राजधानी बनाता है गिरिव्रज या राजगृह, तो वहां से शुरुआत होती है राजधानी के कॉन्सेप्ट की। ज्ञात साक्ष्यों की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले बिंबिसार राजधानी बनाता है 544 ईसा पूर्व में राजगृह या गिरिव्रज को। उसके बाद राजधानी बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उदाइन हर्यक वंश का ही तीसरा शासक था उदाइन। उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर कुसुमपुरा नामक एक शहर बसाया जिसे नाम दिया पाटलिपुत्र, और उसे अपनी राजधानी बनाता है। तो सबसे पहले राजगृह या गिरिव्रज, उसके बाद से राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ किसे? कुसुमपुरा, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद से शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक की हत्या की और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन शिशुनाग के ही पुत्र कालाशोक ने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति की। कब? 383 ईसा पूर्व में। लेकिन राजधानी को उसने कहा कि वैशाली जो है वह धार्मिक स्थल है, वहां पर राजनीति की बातें नहीं हो सकती। तो उसने क्या किया कि पुनः जो राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया, यानी कि वैशाली के बाद से पुनः राजधानी कहां पहुंच गई? फिर से पाटलिपुत्र पहुंच गई। फिर उसके बाद से पाटलिपुत्र यानी कि बाद में जो पटना के रूप में प्रसिद्ध होगा, तो पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बना रहा बहुत लंबे समय तक। आप कह सकते हैं कि लगभग 1000 साल तक पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बना रहा। इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, और फिर मैं आपको वही बात जो अभी मैंने कहा था फिर दोहरा रहा हूं कि हम उसी सत्ता की बात कर रहे हैं जो उस वक्त ताकतवर हुआ करती थी। दक्षिण भारत में छोटे बड़े बहुत सारे रियासतें होंगी, बहुत सारे छोटे बड़े राज्य होंगे, लेकिन पूरे अखंड भारत पर जो सत्ता काफी मजबूत थी, हम बात उसी की कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद से मौर्य साम्राज्य आएगा, उसके बाद से गुप्त साम्राज्य आएगा, छोटे बड़े साम्राज्य आते जाते रहेंगे, लेकिन पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बना रहेगा। बात आती है 6ठी शताब्दी के अंत में वर्धन साम्राज्य के शासक प्रभाकर वर्धन हरियाणा के थानेश्वर में अपनी एक सत्ता स्थापित करते हैं। ये वो दौर था जब भारत में उतार चढ़ाव का दौर था,
संक्रमण काल चल रहा था, गुप्त काल समाप्त हो चुका था, छोटी बड़ी रियासतें भारत में आ चुकी थी, कोई बहुत मजबूत रियासत नहीं थी। तो ऐसे में प्रभाकर वर्धन ने थानेश्वर में राजधानी बनाकर अपनी सत्ता स्थापित की। प्रभाकर वर्धन के द्वारा राजधानी तो बना लिया गया, और ये राजधानी कब तक रहा? हर्षवर्धन तक। हर्षवर्धन तक। अब हर्षवर्धन तक का मतलब यह है कि हर्षवर्धन ने अपनी अगली राजधानी कन्नौज में बना डाली। अब ये प्रभाकर वर्धन के दो बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, उनकी एक बहन, दोनों की एक बहन थी राजश्री। अब थानेश्वर में, ये देखिए अभी मैंने कहा था, थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। अपनी बेटी की शादी यानी कि राजश्री की शादी करते हैं कन्नौज में गृहवर्मा से, लेकिन गृहवर्मा में मालवा के शासक देवगुप्त ने उनकी हत्या कर दी। अब अपनी बहन को बचाने के लिए, अपनी बहन, चूंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, अपनी बहन की सत्ता बचाने के लिए राज्यवर्धन वहां से आते हैं। राज्यवर्धन अपनी सत्ता बचा लेते हैं। फिर राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी। गौड़, जो ये बंगाल क्षेत्र का जो शासक हुआ करता था, गौड़ शासक, शशांक ने कर दी। अब शशांक ने उनकी हत्या कर दी, तो शशांक की हत्या करने के लिए फिर छोटे भाई हर्षवर्धन आते हैं, तो शशांक को पराजित करते हैं। यानी कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं ये गैंगवार काफी चला, और गैंगवार आखिर में खत्म होता है जब मालवा और गौड़ शासकों को पराजित करके हर्षवर्धन ने कन्नौज में अस्थायी सत्ता की स्थापना कर ली और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अब यहां से एक नई सत्ता का जन्म हो रहा है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इसके किनारे किनारे हिंदुस्तान में बहुत छोटी बड़ी रियासतें और राज्य फल फूल रहे थे। इसके बाद से यह संक्रमण काल चलता रहा। अब बात होती है वहां से शुरू, जब मोहम्मद गौरी जब भारत में आक्रमण करता है, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है। दो युद्धों के बाद से पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। मोहम्मद गौरी अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने विजित क्षेत्रों को सौंप करके मोहम्मद गौरी यहां से चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन विजित क्षेत्रों में अपनी एक मजबूत सत्ता स्थापित की और नाम पड़ता है सल्तनत काल की। वहीं से शुरुआत होती है गुलाम वंश, वंश का नाम गुलाम वंश, और सल्तनत काल की वहां से शुरुआत मानी जाती है। फिर उस मजबूत सत्ता की हम लोग बात करते हैं, वो एक मजबूत सत्ता स्थापित होती है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया लाहौर में। कब? 1206 ईस्वी में। और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो राजधानी बना ली लाहौर में। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश अपने विरोधियों से सत्ता हासिल करने के चक्कर में कुछ लड़ाइयां हुई, तो एक आध साल का लेट हुआ। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली और इल्तुतमिश दिल्ली में अपनी राजधानी बनाता है। हालांकि इसका बहुत सारा समय बदायूं, उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी गुजरा है। कुछ लोग कहते हैं कि शासन का संचालन वो बदायूं से किया करता था, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने का श्रेय जाता है किसे? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। कब? 1211 ईस्वी में। उसके बाद से दिल्ली राजधानी बनी रही। अब दिल्ली राजधानी बनी रही कब तक? बीच में एक ट्विस्ट आता है। तुगलक वंश का एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं उसमें पागलपन का अंश था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद से इतिहासकार लिखते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ऐसा क्या कारण था? वो थोड़े से सनकी मिजाज का था। सनकी का मतलब यह है कि जो फैसला करना चाहता था वो कर देता था। लेकिन इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि वह सल्तनत काल का अकेला ऐसा शासक था जो अपने समय से 200 साल पहले पैदा हो गया। मतलब यह है कि उनकी बातों को उस वक्त कोई नहीं समझ पाया। शायद वो 200 साल बाद पैदा हुआ होता तो उस वक्त लोग समझते। काफी पढ़ा लिखा विद्वान शासक था, लेकिन उसके फैसले कुछ ऐसे रहे कि वक्त और हालात के साथ वो सेट नहीं।
दिल्ली पे बहुत आक्रमण हुआ करता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि दिल्ली पे ये पश्चिम की तरफ से, पंजाब की तरफ से, कश्मीर की तरफ से अक्सर हमले हो जाया करते हैं, और बीच में विंध्याचल का जो श्रेणी विंध्याचल पर्वत, उसको क्रॉस करके कोई उधर लुटेरा तो जाता नहीं है, कोई आक्रमणकारी उसको क्रॉस तो किया नहीं, तो क्यों ना अपनी राजधानी जो है सुरक्षित करने के लिए विंध्य पार बना लिया जाए। तो उसने फरमान जारी किया कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को ट्रांसफर किया जाए। आज के डेट में महाराष्ट्र में है देवगिरी, वहां पर अपनी राजधानी बनाता है और नाम देता है दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की। हालांकि बहुत सारे लोग इसके विरोध में थे। राजधानी यहां से वहां चली गई, बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर गए, उस जमाने में पैदल और हाथी घोड़े से चला जाता था। दौलताबाद यानी कि देवगिरी जाने के बाद से परेशानी बढ़ गई, वहां पानी की बड़ी किल्लत होने लगी। तो हुआ ये कि पुनः 1335 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने फैसले को वापस लिया और 1335 में पुनः दिल्ली राजधानी बन गई। अब देखिए कैसे पाटलिपुत्र वैशाली ऐसे होते हुए लाहौर, फिर दिल्ली, दौलताबाद, दिल्ली तक राजधानी का सफर पहुंच चुका है। अब इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, सिकंदर लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में अपने एक अभियान पर आगे जा रहा था। एक टीला उसको दिखाई दिया यमुना के किनारे, जो ऊंचा था और यमुना नदी का किनारा था, उसे बड़ा खूबसूरत लगा। वहां पर उसने एक शहर बसाने की योजना बनाई और उसका नाम दिया आगेराह। उस जमाने में उसका नाम था आगेराह। सिकंदर लोदी ने वो शहर बताया। फिर बाद में वो शहर आगरा के नाम से फेमस हुआ और 1504 ईस्वी में शहर बसाया और 1506 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी बना दिया। यानी कि आगरा से अपनी सत्ता चला गया। तो अब राजधानी पहुंच गई आगरा। उसके बाद से शेरशाह सूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा 1539 और 40 में दो युद्ध लगातार, 54 बिलग्राम का युद्ध लड़ा। किससे? हुमायूं से। और दोनों युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं जो है दिल्ली छोड़ के भाग निकला, और जब दिल्ली छोड़ के भाग निकला तो शेरशाह सूरी दिल्ली पे कब्जा, यानी हिंदुस्तान का बादशाह बनता है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी चूंकि बिहार का रहने वाला था, तो बिहार में अपनी पुरानी पहचान को कायम करने के लिए, वही पाटलिपुत्र की पहचान को फिर से कायम करने के लिए, फिर उसे नए तरीके से सजाया और बसाया। पाटलिपुत्र को एक नई पहचान दिया और उसे एक नया नाम दिया पटना। तो प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया? तो शेरशाह सूरी ने। और इसे बिहार की भी, उस जमाने बिहार की भी राजधानी बनाया और वो अपनी भी सत्ता का केंद्र बनाया, यानी कि भारत की सत्ता का केंद्र बिहार हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि भारत की राजधानी पटना हो गई। अब उसके बाद से सूरी वंश का जितना भी कार्यकाल रहा वो पटना से चलता रहा। लेकिन हुमायूं जो 1539 और 40 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित होकर के भाग चुका था, अब हुमायूं 1555 ईस्वी में फिर कमबैक करता है। अब हुमायूं 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में सूरी वंश के अंतिम शासक सिकंदर सूरी को पराजित किया और दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। दिल्ली, आगरा समेत सभी क्षेत्रों पर अब फिर से दोबारा हुमायूं का कब्जा हो गया और हुमायूं ने दिल्ली को अपनी राजधानी न बनाकर किसे राजधानी बनाया? आगरा। ठीक है, अब आगरा को राजधानी बनाया। आगरा में सत्ता कायम रही। अकबर ने आगरा से थोड़ी दूर पर सीकरी नामक एक गांव हुआ करता था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में वहां पर बुलंद दरवाजा की स्थापना की अकबर ने और उसे नाम दिया फतेहपुर।
अब सीकरी नामक जो गांव था, गुजरात विजय, चूंकि गुजरात विजित कर गया था तो फतेहपुर नाम दिया, तो फतेहपुर सीकरी हो गया। अब फतेहपुर सीकरी कब बसाया जा रहा है? 1571 ईस्वी में बसाया जा रहा है। 1571 ईस्वी में बसा करके इसे अपनी राजधानी बना लिया। और राजधानी कब तक रहा? 1571 से 1585 तक। 1585 तक यह राजधानी रहा। लेकिन यहां भी फिर वही था। आप कभी अगर गए होंगे या कभी जाइएगा फतेहपुर सीकरी, तो आप देखेंगे कि उसके किनारे फिर तब राजस्थान का बॉर्डर ही शुरू हो जाता है और वो रेतीला एरिया का पूरा। अब आज के डेट में वैसा है तो उस जमाने में कैसा रहा होगा? यहां पानी की किल्लत होने लगी। अब पानी की इतनी किल्लत हुई कि फिर उसने अपनी राजधानी हटा करके कहां कर दी? लाहौर। अकबर ने अपनी राजधानी हटा दी कहां पर? लाहौर। और लाहौर 1585 से लेकर 1598 तक राजधानी बना रहा लाहौर शहर। 1585 से लेकर 1598 तक राजधानी बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? लाहौर को। लेकिन उसके बाद फिर 1598 में अकबर ने ही पुनः अपनी राजधानी कहां हटा ली? आगरा में। यानी कि एक बार आगरा फिर भारत की राजधानी बन गया, यानी कि सत्ता का केंद्र बन गया आगरा। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1638 ईस्वी में शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहां ने जो आज के डेट की पुरानी दिल्ली है ना, वहां एक शहर बसाया, शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, उसे ही आज के डेट में पुरानी दिल्ली कहा जाता है। शाहजहां का बसाया हुआ शहर है, नाम क्या है? शाहजहानाबाद। उसे ही वर्तमान समय में पुरानी दिल्ली कहा जाता है। उसी में लाल किला बनवाया, अपना घर बनवाया और अपनी राजधानी आगरा से हटाकर कहां कर ली? दिल्ली कर ली शाहजहां ने। अब दिल्ली राजधानी बना रहा। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा कुछ। अच्छा, इसके ये शाहजहां जब दिल्ली में राजधानी बना लिया, इसके बेटे औरंगजेब की राजधानी दिल्ली तो थी, लेकिन औरंगजेब का ज्यादा समय दक्षिण अभियान में बीता। दक्षिण अभियान में बीता, बहुत जमाने तक वो दक्षिण देवगिरी में ही अपना वो, मतलब एक तरह से कहीं घर बना के अपना किला बना के रहता था। तो ये मान लिया जाता था कि राजधानी का संचालन वहीं से करता था, लेकिन राजधानी दिल्ली ही रही। अब इसके बाद आते हैं कलकत्ता पे। पहली बार 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद, जो मुर्शिदाबाद बंगाल के नवाबों का गढ़ हुआ करता था, वहां से हटा करके कलकत्ता में अपना एक तरह से कहीं सेंटर पॉइंट बना लिया और उसे ही राजधानी घोषित कर दिया। अब चूंकि 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, और तीनों का मुख्यालय हो गया कलकत्ता। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरे भारत की राजधानी जो बन गई कहां पर? कलकत्ता में। कब बन रही है? 1772 ईस्वी में। तो 1772 ईस्वी में कलकत्ता जो है राजधानी बन गई, औपचारिक रूप से घोषित कर दिया गया। ठीक। लेकिन अब जरा देखिए, वक्त आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में पूरा उत्तर भारत जल उठा था। उसमें भी इलाहाबाद, एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, आप चाहे तो जाके देख लीजिएगा। इलाहाबाद का अपना एक अलग ही इतिहास है। वहां इतनी हत्याएं हुई, इतनी फांसियां हुई, अंग्रेजों के भी इतने कत्लेआम हुए, और अंग्रेजी जनरल कर्नल नील ने इतना नरसंहार किया कि फिर इलाहाबाद के चर्चे लंदन तक हुए थे। और 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है और भारत सीधे सीधे लंदन यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, तो महारानी विक्टोरिया का पत्र पढ़ने के लिए, चूंकि राजधानी से पढ़ा जाना था, तो राजधानी कहां थी? कलकत्ता में। लेकिन इलाहाबाद की कहानी एक अपनी अलग दास्तान हो चुकी थी उस जमाने में। तो फिर इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी घोषित किया गया। कब? ये देखिएगा, 1 नवंबर 1858 को
1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी घोषित किया गया और वहीं से वो मैसेज दिया गया कि इलाहाबाद अंग्रेजों की नजर में कितना बड़ा शहर बन चुका है। ठीक है, ये एक मैसेज देने की कोशिश थी। फिर उसके बाद से वक्त गुजरता चला गया। वो एक दिन के लिए राजधानी थी, बाकी कलकत्ता तो राजधानी बनी रही। लेकिन अब जरा इन भाई साहब को देखिएगा, लॉर्ड लॉरेंस, इन्हें बड़ी गर्मी होती थी। अब इतनी गर्मी हुई कि 1864 ईस्वी में इन्होंने आधिकारिक रूप से बाकायदा गजट जारी करके शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। मतलब कि जब तक ठंड पड़ेगी तब तक ते कलकत्ता में रहेंगे, लेकिन जो ही गर्मी शुरू होगी तो ये अपनी पूरी राजधानी यानी कि बुरिया बिस्तर बांध के आएंगे कहां पे? शिमला। अब शिमला से वो राजधानी संचालित करेंगे। अब जब ये कर ले गए तो फिर आने वाले गवर्नरों के लिए तो फिर रास्ता खुल गया। ये शिमला कलकत्ता के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी कब तक बनी रही? 1947 ईस्वी तक, यानी आजादी तक। कब से? ध्यान दीजिएगा, 1864 ईस्वी से 1947 तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा शहर? तो शिमला। कलकत्ता राजधानी बना रहा, लेकिन इसी बीच 1905 का वो दौर आ गया जब बंगाल का विभाजन हुआ। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए, जानते ही हैं, बांटो राज करो उनकी नीति, उन्होंने क्या किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। इसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ। हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए उन्होंने सारी चालें चल डाली। मुसलमानों के कुछ नेताओं को चढ़ा करके मुस्लिम लीग की स्थापना भी कराई। 1909 ईस्वी में मुसलमानों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था भी कर डाली, लेकिन फिर भी बंगाल में इन लोगों का जीना हराम था। फाइनली 1911 ईस्वी में लंदन के राजा, और वो राजा जो उस वक्त दुनिया के 70% देशों पर अकेले राज करता था, उस राजा को हिंदुस्तान आना पड़ा। वो एक मैसेज देने के लिए, एक सहानुभूति था कि हां भाई, दुनिया का राजा हिंदुस्तान आ रहा है, ताकि वो सारी बातें खत्म की जा सके। तो खैर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है, और इस दरबार में आ कौन रहा है? जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, लंदन का राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। इस दिल्ली दरबार से बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, एक बहुत अच्छी चीज। लेकिन दूसरे साथ एक चाल चली गई कि राजधानी ही कलकत्ता से हटा करके दिल्ली कर दी। तो इसी दिन जॉर्ज पंचम के द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली होगा। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में इन लोगों का जीना हराम था। ठीक है, खैर जो कुछ भी हो, तो 12 दिसंबर 1911 को राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई, और राजधानी बनी कब? 1912 में। 1912 में अस्थायी रूप से राजधानी बन गई दिल्ली। लेकिन अब यहां एक और ट्विस्ट है। दिल्ली को राजधानी के रूप में ऐसा भव्य दिखाना था कि पूरी दुनिया देखे, और दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान को भी एक मैसेज देना था। मतलब अंग्रेज जो है दिल्ली को अपनी सबसे खूबसूरत राजधानियों में से एक राजधानी बनाना चाहते थे, एक दुनिया में एक वर्चस्व के तौर पर। ठीक, अब उसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई दिल्ली को बसाने के लिए, सजाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए एडमिन लुटियंस को। अब लुटियंस साहब जो है ये दिल्ली का एक ढांचा तैयार कर रहे हैं, और दिल्ली को उसने बसाया भी। और उसी कड़ी में आपको ये जो दिखाई दे रहा ना, दिल्ली का इंडिया गेट, ये इंडिया गेट कहने के लिए तो प्रथम विश्व युद्ध
और अफगान वार में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान के लिए था। लेकिन सच्चाई इसके उलट भी थी। सच्चाई यह भी थी कि उस खूबसूरती में इसे एक टूल के तौर पर प्रयोग किया गया और दिल्ली को वाकई एक भव्य तरीके से बसाया गया। और फाइनली 1912 से दिल्ली बसनी शुरू होती है। 1931 में जाकर के दिल्ली का निर्माण कार्य पूरा होता है। राजधानी का विधिवत उद्घाटन जो होता है वो कब होता है? ये 1931 ईस्वी में होता है। अब तब से दिल्ली राजधानी आज की डेट में है। तो ये रहा दिल्ली, ये रहा हिंदुस्तान की राजधानियों का इतिहास। पाटलिपुत्र से पटना, दिल्ली से दौलताबाद, आगरा से लाहौर, और एक दिन की वो भी राजधानी इलाहाबाद भी आपने देखा, और हिंदुस्तान की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला भी आपने देखा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके तो जरूर बताइएगा। आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप में से इसमें से कितनी राजधानियों को जान रहे थे। अच्छा, ये हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो और आप जान रहे हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद मेरे भी थोड़ी सी ज्ञान में वृद्धि होगी। भाई हम दोनों लोग एक साथ मिलके चलते हैं तो फिर ये सफर अच्छा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो प्लीज, मैं फिर वही कहूंगा कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।